सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MNNIT के बारे में, जो कि टॉप 5 NITs में आता है, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यार हमारे साथ वहाँ के एक स्टूडेंट है जो कि आज एग्री कर गए हैं हमारे साथ इंटरव्यू में आने के लिए, और आपके वो सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। और हमेशा की तरह इंटरव्यू बहुत ही इंटरैक्टिव होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यार मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर इंटरव्यू में कोई ना कोई नई बात आप सीखते हो और आपको वही तैयारी में आपकी मदद करती है। तो यार आज की वीडियो ज़्यादा देर ना करते मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहली बात, प्रियांशु एक बारी आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कौन से कॉलेज से ग्रेजुएशन करिए, आपका कोडिंग बैकग्राउंड कैसा था और आप MNNIT में कैसे आए। Okay, so hello everyone. My name is Priyanshu Bajpayee, और I am currently pursuing MCA third semester from NIT इलाहाबाद। और कोडिंग बैकग्राउंड, पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरा BSc बैकग्राउंड है, BSc इन मैथमेटिक्स फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी। सो कोडिंग बैकग्राउंड तो ऐसा सच कुछ भी खास नहीं था, बट यस, 12th में मेरा ISC बोर्ड था, 10th में ICSE और 12th में जो ISC हो जाता है, सो बेसिक जावा के कुछ कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं ISC बोर्ड में। सो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि टोटली जीरो था, कुछ हाँ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स मालूम थे, बट एज कंपेयर टू BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स, तो उनके कंपैरिजन में ऐसा कोई भी खास कोडिंग बैकग्राउंड मेरा नहीं रहा। और जो कुछ भी मैंने सीखा है या सीख रहा हूँ वो MCA के दौरान ही जो कुछ भी सीखा है वो मैंने सीखा है। ओके ओके, तो यार आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल गई होगी Yes. प्रियांशु के बारे में। और प्रियांशु एक बारी आप सबको अपनी रैंक बता दो कि आपकी रैंक कितनी थी निमसेट में और आपने कब निमसेट दिया था। मैंने निमसेट 2019 में दिया था, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था अपेयरिंग में। मेरा ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने अपेयरिंग में निमसेट दिया था, और मेरी निमसेट में ऑल इंडिया रैंक थी 180, और फर्स्ट राउंड में ही मेरे को MNIT इलाहाबाद अलॉट हो गया था। बहुत बढ़िया यार। तो यार सबका एक ये कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अपनी कोडिंग के साथ साथ, यानी कि कॉलेज की ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स भी संभालें, उसके अलावा यार हम कोडिंग भी संभालें, अब फिर NIT की प्रिपरेशन भी कैसे करें। तो बहुत बच्चे यार क्या करते हैं, ढंग से प्रिपेयर, मतलब एक तरीके टाइम टेबल बना के नहीं चलते, वो ड्रॉप मार लेते हैं। तो उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी कि किस तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं, थर्ड ईयर के स्टूडेंट और सेकेंड ईयर के। आई थिंक अगर आपको निमसेट देना है तो अचानक से तो आपका प्लान नहीं बना होगा कि थर्ड ईयर में आप आए और आपको अचानक से पता चला कि मुझे निमसेट देना है। ऐसा बहुत रेयर स्टूडेंट्स के साथ होता है। जनरली आपको सेकेंड ईयर से या फर्स्ट ईयर से ही कुछ लोगों को पता होता है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो निमसेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 60%, तो उसके लिए आप फर्स्ट या सेकेंड ईयर से ही मेहनत करो कि आपके परसेंटेज अच्छे हो जाएं, ताकि थर्ड ईयर में अगर थोड़ा लैग भी करते हो आप निमसेट की प्रिपरेशन की वजह से, तो वो इफेक्ट आपका इवेंचुअली 60% के एग्रीगेट पे ना डाले, और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर से आप इतना अच्छा मेंटेन करके चल रहे हो, ताकि अगर कुछ मिसहैप भी होता है, मिसहैप नहीं बोलूंगा, बट अगर थोड़ा सा आप कम भी रह जाते हो थर्ड ईयर में, तो वो मेंटेन करके 60 आपका एग्रीगेट बना रहे। और टाइम टेबल एज सच मेरे हिसाब से निमसेट उतना एज सच कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। मैंने खुद क्रैक किया है, और जो लोग निकाल चुके हैं वो शायद इस बात से अग्री करेंगे। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और एक बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। तो अगर एक स्ट्रेटेजाइज्ड वे से हम लोग मूव ऑन करें, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स और निमसेट प्रिपरेशन को इजीली मैनेज किया जा सकता है। और साथ साथ अगर आपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मेहनत करी हुई है और परसेंटेज मेंटेन करके चले हो, तो आई डोंट थिंक एनी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम होगी, और दोनों चीजों को बड़ी ही इजीली मैनेज किया जा सकता है, जैसे कि मैंने भी किया था। आई थिंक ओके ओके, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप ढंग से मैनेज कर पाओ तो आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल गेम नहीं है, तो जैसा प्रियांशु ने बोला। इसके अलावा मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि यार आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा निमसेट, आपने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करा था, अगर करा था तो कौन सा करा था। इसके अलावा एग्जाम्स निमसेट के अलावा आपका ये टारगेट तो नहीं होगा यार निमसेट हो ही जाएगा, बाई चांस आपने कोई सेकंड प्लान भी बना रखा होगा कि यार नहीं होता तो क्या कर सकता हूँ। तो उनमें से आपकी लिस्ट में कौन कौन से एग्जाम थे, तो एक बार आप बता दो सबको। सबसे पहले अगर कोचिंग की बात करूं तो सबसे पहले, क्योंकि डायरेक्ट आपको नहीं पता होता है कि आपके लिए क्या सही है या क्या गलत, तो मैंने भी शुरुआती दौर में अपने प्रिपरेशन फेज में कई कोचिंग्स, जो कि मेरा होम टाउन कानपुर है, तो कानपुर के जितने भी कोचिंग्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट लगभग हर जगह मैंने ट्राई किया। बट वहां पे एक तरह से सिस्टम था कि आपको 10 या 12 घंटे बैठना है। जनरली जो कि MCA के फील्ड में एक
मिथ बन चुका है कि आपको 12 घंटे बैठना है, डेली बैठना है, नहीं तो आपका निमसेट में सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल। वो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था क्योंकि मैं निमसेट फाइनल ईयर स्टूडेंट था, कॉलेज भी जाना था, कॉलेज के भी सब्जेक्ट्स में साथ साथ चलाने थे, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो कुछ दिन मैं गया ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, फिर मैंने देखा कि निमसेट एक्चुअली में जेई मैथमेटिक्स को के ज्यादा पास है, और खासतौर पे जो 2018 का पेपर था वो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो जेई मैथमेटिक्स के आसपास का ही लेवल था उसका। तो मैंने देखा पास में मेरे घर के पास ही में एक जेई मैथमेटिक्स के टीचर थे जिनका 15 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस था। तो मैंने कहा व्हाई नॉट एक डेडिकेटेड निमसेट एंट्रेंस करने से अच्छा होगा कि अगर मैं मैथ्स पढ़ लूं और उनसे मैथ्स पढ़ लूं, तो शाम को कॉलेज के बाद में 2.5-3 घंटे की जो उनकी क्लास होती थी वो मैं लेता था जेई के बैच में, और उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी। तो इसी से मेरा निमसेट निकला है। मैंने देखा कि मैंने कोई भी एप्टीट्यूड वगैरह की अलग कोई कोचिंग नहीं ली, कंप्यूटर मैंने कहीं से नहीं पढ़ी, इंग्लिश ये सब मेरी सेल्फ स्टडी से हुआ, और मैथमेटिक्स मैंने एक आईटी जेई की कोचिंग करी थी जैसा अभी बताया। बैकअप के लिए मैंने लगभग सारे एग्जाम्स दिए थे। देखो निमसेट था, बीएचयू एमसीए था, जेएनयू एमसीए था, जामिया एमसीए था, यूपीट्यू मैंने नहीं दिया था। सो सबसे पहले बीएचयू का था। तो निमसेट एक डर होता है, और कितनी भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि हाँ श्योर शॉट आपका हो ही जाएगा, और हो भी जाएगा तो एक पर्टिकुलर एनआईटी में हो ही जाएगा। तो एक बैकअप हमेशा चाहिए। तो उसके लिए मैंने सोचा था कि अगर कुछ इस टाइप का होता है तो बीएचयू एमसीए या फिर जेएनयू एमसीए में सोचूंगा, क्योंकि ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सो बीएचयू एमसीए का मैंने दिया था, और जेएनयू जामिया जैसा कि अभी बताया, तो ये सारे के सारे एग्जाम्स मैंने दिए थे। फिर इवेंचुअली जब निमसेट में अच्छी रैंक मिल गई और एमएनएनआईटी अलॉट हो गया, देन फिर एमएनएनआईटी ज्वाइन किया। ओके, बहुत बढ़िया। तो यार इसके अलावा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत एमएनएनआईटी के बारे में बताओ। उसका कॉलेज कैंपस कैसा है, क्लासरूम कैसे हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी हैं, और हॉस्टल कैसे हैं? ओके, सो एमएनएनआईटी इलाहाबाद, चूंकि वो पहले रीजनल कॉलेज था, बाद में वो एनआईटी बना। सो आई वुड से कैंपस एक एवरेज है, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई ज्यादा एग्जैजरेट करने की कोई बात नहीं है। एक एवरेज कैंपस है। कुछ हिस्सा जो कि रीजनल कॉलेज था तो पुराना है, और बाकी जो नया कंस्ट्रक्शन है वो आपका आज की रिक्वायरमेंट्स को 100% मीट करता है। बाकी कुछ हिस्सा हो सकता है आपको उतना शायद फैसिनेट ना करे। बाकी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात अगर करूं तो स्पोर्ट्स, आपके सारे स्पोर्ट्स जो कि आप सोच सकते हो वहां पे अवेलेबल हैं। और वहां पे एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है जहां पर आपके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेटर्स और फैकल्टी मेंबर्स वहां पर हैं, और वो मेक श्योर करते हैं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, और आप जो भी स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या पार्ट लेना चाहते हो वो आप इजिली ले पाओ। और एमएनएनआईटी का एक एनुअल स्पोर्ट्स फेस्ट भी होता है जोश, जो कि हर साल जनवरी के मंथ में होता है, और उसमें सारे इवेंट्स, सारे स्पोर्ट्स कंडक्ट होते हैं। और एक इंट्रा एनआईटी एक तरह से कंपटीशन है जहाँ पे एनआईटी के स्टूडेंट्स एमसीए वर्सेस बीटेक, अलग अलग ब्रांचेस के, इनका आपस में कंपटीशन होता है। और एंड ऑफ द डे, मतलब ये पूरे फेस्ट खत्म होने के बाद इवेंचुअली एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है, और पूरा ऑफिशियली उसको कंक्लूड किया जाता है। सो एक अच्छा एक स्पोर्ट इवेंट आपको मिलेगा। सो अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो, सो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं एमएनएनआईटी में। हॉस्टल, एमएनएनआईटी फुली रेसिडेंशियल है। एमएनएनआईटी में आई थिंक 7 बॉयज हॉस्टल और 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं। और मेस, एक्चुअली अदर एनआईटीज से जो यहाँ एक डिफरेंस है वो ये हो सकता है कि अदर एनआईटीज में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी भी हॉस्टल में रहो, बट आप किसी दूसरे मेस में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बट एमएनएनआईटी में आपको जो हॉस्टल अलॉट होगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, सो हर हॉस्टल की अपनी एक खुद की इंडिविजुअल मेस है। सो बाय डिफॉल्ट आप उसी मेस में आप एनरोल हो जाते हो। आपके पास दूसरे ऑप्शन नहीं है कि आप अगर हॉस्टल ए में रह रहे हो तो आप हॉस्टल बी की मेस में आपने एनरोल किया हुआ है। ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि नॉनवेज नहीं है शायद, जहां तक मुझे पता है, या फिर मेरे हॉस्टल की बात करूं तो नॉनवेज फैसिलिटीज एमएनएनआईटी में नहीं है, एमएनएनआईटी के हॉस्टल मेस में। तो प्योरली वेजिटेरियन है, तो नॉनवेज वाले थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर। तो प्योरली वेजिटेरियन, यस। ओके, तो यार आपको पता लग गया होगा कॉलेज कैसा है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसी है, हॉस्टल कैसा है, मेस कैसा है। इसके अलावा यार अगला क्वेश्चन मेरे आपसे ये है कि एमएनएनआईटी को टॉप 5 एनआईटी में आने के क्या रीजन है, मतलब इसके क्या रीजन है कि जो टॉप 5 एनआईटी में आता है? आई वुड से सबसे बड़ा रीजन इसका जो है प्लेसमेंट।
आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो अगर टेक्निकल कॉलेज ज्वाइन करता है तो उसका इवेंचुअली कहीं ना कहीं उसका ध्यान प्लेसमेंट पे ही होता है और प्लेसमेंट ही मैटर करता है कहीं ना कहीं। सो प्लेसमेंट MNNIT को एक लीग से हटा करके खड़ा कर देता है। भले ही इंफ्रास्ट्रक्चर आपका एवरेज हो और कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे सिटी वाइज भी प्रयागराज जो कि एक पिलग्रिमेज साइट है हिंदूज का, तो एज सच कोई बहुत ज्यादा हैपनिंग सिटी नहीं है, टेम्पल्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे आपको, और टेम्परेचर वाइज भी क्योंकि नॉर्थ इंडिया का है सो एक्सट्रीम कोल्ड एक्सट्रीम हॉट, बट MNNIT फिर भी लोगों की पसंद बना हुआ है और टॉप 5 NITs में है, सो उसका कहीं ना कहीं पूरा क्रेडिट उसके प्लेसमेंट्स को जाता है। प्लेसमेंट्स अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बट यस आई वुड से प्लेसमेंट इज द ओनली थिंग दैट makes the MNNIT और brings it to top 5 list of NITs. ओके, तो यार इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि क्लास साइज कितना होता है, क्या सेक्शंस बने होते हैं MCA के, MCA 1 MCA 2, और इसके अलावा यार जो आपका जो रूम का साइज है वो कैसा है, आप थोड़ा बहुत अपने हॉस्टल को डिस्क्राइब और कर सकते हो? ओके, क्लास साइज नहीं, ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं है MCA 1 MCA 2। मेरे बैच में अगर 2019 बैच की बात करूं तो 99 स्टूडेंट्स हैं, पर ऐसा कोई भी सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है और 99 एक साथ ही पढ़ते हैं, यहाँ भी होता है। और क्लास साइजेस की बात करें तो क्लास साइजेस मतलब एम्पल साइज के हैं, आपके 99 के बैच को इजीली अकोमोडेट हो जाता है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है, चाहे वो लैब्स हो चाहे वो क्लासेस हो। और जहां तक मैंने बताया कि ये थोड़ा सा जो कुछ नए कंस्ट्रक्शन हुआ है, सो उन क्लासेस का तो स्ट्रेंथ मोर देन 200 या 300 भी है, 300 के आसपास अकोमोडेशन है, सो उसका कोई इशू नहीं है। और रही बात हॉस्टल की, तो जो मुझे हॉस्टल अलॉट हुआ था, तो फर्स्ट ईयर में हम लोग को 4 लोगों को एक रूम अलॉट हुआ था, बेसिकली 4 लोगों की शेयरिंग थी। और सेकेंड ईयर से आपको 2 का रूम अलॉट होता है। तो जहां तक मुझे मालूम है सिंगल रूम का कोई कॉन्सेप्ट MNNIT में नहीं है अभी तक। कुछ नए हॉस्टल्स अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आगे हो जाता है, सो लेट्स सी, बट अभी तक तो सिंगल का कोई भी कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं है, या तो 4, 3 या फिर 2। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग साल पे कि आपको कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है, उस हॉस्टल के हिसाब से आपकी शेयरिंग डिसाइड होती है। तो यस, ओके, तो यार आपको क्लियर हो गया होगा हॉस्टल कैसा है, क्लास साइज कितना है वहाँ का। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि NIT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार आप सबको बता दो, और कौन सी रैंक तक आपका NIT मिल जाता है, एक बार सबको थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दो। ओके, सो NIT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही निमसेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और BSc हो सकते हो, BCA हो सकते हो, BSc कंप्यूटर साइंस, उसका कोई बाउंडेशन नहीं है। और अगर रैंक की बात करूं तो त्रिची सूरतकल वगैरह तो अगर आप अंडर 120 या 130 हो तब तो सूरतकल तक ठीक है, बट अगर 2019 की बात करूं तो यहाँ पर एक कैच था कि कुछ लोगों ने सूरतकल के बाद इलाहाबाद प्रेफर किया ओवर वारंगल, और कुछ ने वारंगल प्रेफर किया ओवर इलाहाबाद या वारंगल थर्ड पर। बट अगर कंबाइंड वे में बोलूं तो इलाहाबाद या वारंगल दोनों ही 230 240 तक खत्म हो जाएंगे। सो जो भी अगर आपको शुरू की 4 NITs त्रिची सूरतकल वारंगल और इलाहाबाद तक आपको एडमिशन लेना है, और जनरल कैटेगरी की बात करूं तो यू नीड टू स्कोर लेस देन 220 या 230 जनरल रैंक इन निमसेट। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि यार NIT की कितनी फीस है आपके NIT की, और इसके अलावा हॉस्टल फीस कितनी है, और क्या अगर मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हूँ तो लोन्स अवेलेबल है या क्या है, एक बार आप उसके बारे में डिटेल बता दो। ओके, सो अगर फीस की मैं बात करूं तो फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो कि ट्यूशन फीस थी वो अराउंड 59,000 थी, एंड 12,000 आपका हॉस्टल फीस है, और 20,000 आपकी मेस फीस है। तो अगर ओवरऑल देखें तो 91,000 आपकी और सेमेस्टर की पहले सेमेस्टर की फीस है, और सेकेंड सेमेस्टर की आपकी 5,000 कम थी तो 85,000 थी। तो ओवरऑल देखें तो 1.7 लाख के आसपास आपका पर ईयर का जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हैं, इंक्लूडिंग हॉस्टल मेस एंड सब कुछ। और यहाँ पे एक पॉइंट और मैं नोट कर दूं कि जो हॉस्टल मेस है उसकी जो 20,000 आपसे लिए जा रहे हैं उसमें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि जो हॉस्टल का मेन्यू वगैरह है वो कॉलेज ना डिसाइड करके एक स्टूडेंट कमेटी है वो डिसाइड करती है कि आपको अगर कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो आप उसमें चेंजेस ला सकते हो। सो उससे एक्सपेंसेस थोड़े बढ़ते घटते रहते हैं, तो इवेंचुअली वो थोड़ा सा राउंड फिगर में आपसे अमाउंट ले लेते हैं। और सपोज अगर आपका कम एक्सपेंस हुआ जो भी उनके हिसाब से जो भी बिलिंग होगी, तो पर ईयर आपका 2 सेमेस्टर के हिसाब से आपके अकाउंट में रिफंड आ जाता है। तो इतना मान के चलिए 20,000 है, बट एक्सपेंस आपका 14 या 15,000 भी होता है, बाकी 5,000 पर सेमेस्टर आपकी सेविंग होती है वहां से। ओके,
इसके अलावा लोन्स अवेलेबल हैं? यस, लोन्स बिल्कुल अवेलेबल हैं अंदर विजया बैंक अब ऑफिशियली बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है, तो इजिली वहाँ पे कम इंटरेस्ट में स्टूडेंट्स के लिए लोन्स अवेलेबल हैं। और लोन्स की जो भी प्रोसीजर है या फिर जो स्कॉलरशिप का प्रोसीजर है, वो कोई भी अगर प्रेशर आता है तो हम सीनियर्स टेक आउट करते हैं, उसमें उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोसीजर को कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे क्या करना है, उसको पूरा देख लिया जाएगा, सीनियर्स टेक केयर करते हैं, तो किसी भी जूनियर को किसी भी तरह का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, लोन्स इजीली मिल जाएगा। ओके, तो यार स्कॉलरशिप्स के बारे में आपने बोला, बाकी एनआईटीज में मुझे सुनने को ये नहीं मिला था। स्कॉलरशिप्स का यहाँ पर क्या है और कौन कौन एलिजिबल है, एक बार आप थोड़ा बहुत बता सकते हो? स्कॉलरशिप्स एक्चुअली जो यूपी गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस हैं स्कॉलरशिप की, सो एक बार मैं ज्यादा उसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी नहीं है स्कॉलरशिप के लिए, बट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं, सो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों ही स्कॉलरशिप देती है। सो उसके लिए आपको शायद वेबसाइट या फिर कोई और जो कि स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है वो ज्यादा बता पाएगा, गलत फैक्ट्स देने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, एक ओवरव्यू दे सकते हैं कि हाँ स्कॉलरशिप अवेलेबल है और उसका डिटेल इन्फो अगर कोई फ्रेशर आता है तो सीनियर्स उसका टेक आउट कर लेंगे, उसका कोई भी लोड नहीं। ओके, तो आई होप यार अब तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इसके अलावा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यार प्लेसमेंट्स कैसी होती है वहाँ पर, एवरेज और मैक्सिमम प्लेसमेंट कितनी है, और मतलब मान लो कि 99 स्टूडेंट्स है, कितने तक प्लेस हो जाते हैं वहाँ से? ओके, सो अगर मैक्सिमम प्लेसमेंट की बात करूं तो अराउंड 40 लाख तक गया है, मैंने खुद देखा है एमसीए में। और एवरेज की बात करूं तो अराउंड 7-8 चलता है, मिनिमम भी 7-8 और एवरेज आप 8-9 मान सकते हो। सो ये रहता है आपका मिनिमम और एवरेज, और मैक्सिमम आपका 40 तक मैंने देखा है जाते हुए। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? 99 स्टूडेंट्स है तो कितने प्लेस हो जाते हैं जनरली? ओके, परसेंटेज प्लेसमेंट की अगर बात है तो आपको एनआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट प्लेसमेंट अराउंड 80% है, 80 to 85%। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो, अराउंड 99 या 100 स्टूडेंट्स हैं तो आपके 80 या 85% स्टूडेंट्स ही प्लेस होंगे। वो हर जगह होता है शायद, क्योंकि इवेंचुअली आपने वहां पे क्या सीखा है और कितनी मेहनत करी है उस पर डिपेंड करता है। कोई भी कॉलेज आपको, अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो शायद प्लेस किसी नहीं करा पाएगा, वो कोई कॉलेज नहीं करा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यार, आपकी बात बिल्कुल सही थी और इससे मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट सीखेंगे देखकर। इसके अलावा मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि यार यहाँ पर कंबाइंड प्लेसमेंट होती है बीटेक के साथ? अगर होती है तो यार कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी कंपनीज विजिट करती हैं कैंपस में आपके? ओके, सो यस, बिल्कुल यहाँ पे कंबाइंड प्लेसमेंट चलती है बीटेक और एमसीए की, बट हाँ कुछ पॉइंट्स पे कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सिर्फ बीटेक को अलाउ करती हैं, उसमें एमसीए स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाते हैं। बट जनरली जो कंपनीज आती है वो बीटेक एमटेक एमसीए एमएससी तक को अलाउ करती हैं। सो कुल मिला के कंबाइंड प्लेसमेंट है सीएस डिपार्टमेंट का। ओके, और वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। जनरली बात करें तो 7 सीजीपीए एक सेफ पॉइंट है आपका। 7 सीजीपीए से अगर आप ऊपर हैं तो जनरली हर कंपनी के एटलीस्ट कोडिंग राउंड के लिए तो आप क्वालिफाई कर ही जाओगे। और आपने कंपनीज पूछा तो कंपनीज आप जो भी टेक जायंट सॉफ्टवेयर वर्ल्ड की आप सोच सकते हो वो सारी की सारी ऑन कैंपस विजिट्स, और बैंकिंग सेक्टर की भी कंपनीज लगभग सभी आती हैं एमएनआईटी में। तो ऐसे नाम लेना सबका पॉसिबल नहीं है, बट जितनी भी टेक जायंट्स आप सोच सकते हो वो सारी की सारी ऑन कैंपस विजिट में आपको एमएनआईटी में मिल जाएंगे। ओके, तो यार अभी तक हमने जितने सारे क्वेश्चन पूछे सारे के बहुत अच्छे से आंसर मिले हैं हमें। तो यार अब तक ये सारे मेरे बेसिक क्वेश्चंस थे, तो अब जो आपने क्वेश्चन भेजे थे यार कमेंट बॉक्स में, तो यार ये सारे जो क्वेश्चंस आपसे मैं पूछूंगा उसको ब्रीफली आप एक बार थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता दो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यार पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स गेट मोर देन 12 लाख पैकेज एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक फॉर MNNIT? ओके, पहले ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक की अगर बात कर लेते हैं तो ओपनिंग रैंक का तो कोई वो इशू नहीं है, क्योंकि मेरे साथ कई मेरे बैचमेट्स हैं जो ऑल इंडिया रैंक डबल डिजिट ऑल इंडिया रैंक्स वाले भी वहां पे पढ़ रहे हैं, तो वो तो आप पर है। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आप कभी मतलब किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, तो ओपनिंग रैंक का तो शायद कोई सवाल उठता ही नहीं है। क्लोजिंग रैंक की अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो मैंने 30 रैंक पे इस साल जनरल जिसकी जनरल रैंक 230 थी, तो उसको इस बार एमएनआईटी जनरल कैटेगरी से अलॉट नहीं हुआ था, वो ओबीसी सीट से अलॉट हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 230 भी
कहीं ना कहीं ज्यादा था इस बार 2019 में MNNIT अलॉट लेने के लिए। ओके और आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कितने लोगों का प्लेसमेंट 12 लाख के ऊपर जाता है, तो आई वुड से कि अगर 80-85% प्लेसमेंट है तो उनमें से करीब 60 या 70% बच्चे ऐसे होंगे जो 12 प्लस ही होंगे। ओके 30-40% जो जितने प्लेस्ड हैं उनमें से ऐसे होंगे जो आपका जनरली 12 या फिर 9-10 वाले होंगे। सो एवरेज कुल मिला के यही रहेगा 9-10 के आसपास, ओके ब्रदर। फ्लक्चुएट करता रहता है। सो ठीक है। ओके इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि इज इट इजी टू मेंटेन 8+ CGPA इन MNNIT फॉर MCA। और इसका सेकंड क्वेश्चन है कि MNNIT इलाहाबाद लूं या फिर NIT सूरतकल। ओके सो इजी टू मेंटेन CGPA, तो इस पे मैं कहूँगा यस, कोई बहुत कठिन नहीं है CGPA मेंटेन करना। इजीली आप मेंटेन कर सकते हो। और ये शायद कहीं पे भी है क्योंकि जो जनरली जो यूनिवर्सिटी या फिर ऐसे एग्जाम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एक सेट पैटर्न के होते हैं कि भाई ये आपका पैटर्न है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप उस तरह से पढ़ाई करो तो CGPA मेंटेन करना तो आई डोंट थिंक कोई बहुत टफ काम है। और MNNIT इलाहाबाद या सूरतकल, तो आई वुड डेफिनेटली से सूरतकल, क्योंकि रैंकिंग में भी बेटर है और प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। बट इवेंचुअली डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटीज पे। जैसे मेरी प्रायोरिटी थी कि मेरे को नॉर्थ इंडिया की NIT चाहिए थी। तो वैसे तो मान लीजिए मैं सूरतकल के लिए एलिजिबल ही नहीं था, रैंक 180 थी, बट अगर होता भी तो शायद मैं इलाहाबाद लेता। और मैंने देखा है क्योंकि डबल डिजिट रैंकर्स जिनको शायद त्रिची मिल सकती थी वो भी इलाहाबाद में है। तो ये कंप्लीटली आप पर है। बट हाँ, अगर प्लेसमेंट वाइज या फिर अपॉर्चुनिटीज के वाइज बात करूं तो सूरतकल हाँ कैन बी बेटर एज कम्पेयर टू MNNIT। बढ़िया आंसर। इसके अलावा यार मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हाउ डू यू सी MNNIT में जो कॉम्पिटिशन है वो कैसे होंगे। मान लो कि अभी जो आपकी MCA है वो 3 इयर्स है, अगला बैच आता है 2 इयर्स वाला, तो उनकी प्लेसमेंट आपके साथ होगी। तो 115 स्टूडेंट, मान लो 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 स्टूडेंट्स और है, तो उसके हिसाब से आप कंपटीशन को कैसे बयान करोगे। ओके सो पहली बात तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल निमसेट 2 ईयर का होगा। अभी हमारे पास सिर्फ नोटिफिकेशन है, बट 2 ईयर का होगा तो कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे पूरे करिकुलम में, पूरे सिस्टम में। यहाँ तक कि निमसेट में भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ ना कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस तो होंगे इनटेक, स्टूडेंट इनटेक में। तो इवेंचुअली अगर एक बार तो ऐसा होगा कि एक 3 साल का बैच और 2 साल का बैच एक साथ क्लैश करेगा, तो हाँ चैलेंजिंग हो जाएगा, सबके लिए चैलेंजिंग होगा। बट इवेंचुअली मैं ये कहूंगा कंपनीज इतनी आती हैं या फिर इतने अमाउंट में आती हैं कि बहुत कोई बड़ा चैलेंज नहीं होने वाला है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज तब भी रहेगी अगर आप काबिल हो, अगर आपने मेहनत करी हुई है वाला है एटलीस्ट MNNIT के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं ये एश्योर कर सकता हूँ। ओके बिल्कुल सही। इसके अलावा डू कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट, उबर एंड Amazon इज ओपन फॉर MCA स्टूडेंट्स। डेफिनेटली जनरली ओपन रहती हैं। कई बार हो सकता है कुछ साल 1-2 साल ना अलाउ करें, बट अगर मैं 10 के स्केल पे बात करूं तो 10 में करीबन 8 या 9 बार ये अलाउ करेंगी और 1-2 बार हो सकता है ना अलाउ करें, बट जनरली अलाउ करेंगी। तो आप पॉजिटिव इसको लो कि हाँ अलाउ करती। ओके इसके अलावा यार अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि MNNIT और NIT वारंगल में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा चूज करें। आपके हिसाब से कौन सा बेटर है। और दूसरा इसी में ही एडेड है कि हॉस्टल स्ट्रिक्ट है या नहीं, क्या हम रात को घूम सकते हैं या नहीं, और प्लेसमेंट कौन से सेमेस्टर तक हो जाती है। सबसे पहले तो NIT इलाहाबाद या फिर NIT वारंगल, तो ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करेगा। प्लेसमेंट, अगर प्लेसमेंट की बात करूं तो शायद टॉप 4 NITs या टॉप 5 NITs का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं सेम ही रहता है। थोड़ी बहुत कंपनीज कम ज्यादा हो सकती हैं, बट कहीं ना कहीं वो मैक्सिमम, एवरेज और मिनिमम वो कहीं ना कहीं आपको सेम ही मिलेगा। अब वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड कर सकता है, आपकी लोकेशन क्या है, आपको साउथ में ज्यादा प्रेफर करते हो या नॉर्थ, तो वो आप पे डिपेंड करेगा। और रही बात हॉस्टल की स्ट्रिक्टनेस की, तो ऐसा कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है। बीटेक फर्स्ट ईयर को थोड़ी स्ट्रिक्टनेस रहती है क्योंकि वो UG हैं, बट अगर PG की बात करें मास्टर स्टूडेंट्स के लिए कोई भी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, आप रात को बिल्कुल घूम सकते हो। गर्ल्स के लिए स्ट्रिक्टनेस है, उनके लिए एक टाइम है 8:30 बजे, 8 या 8:30 बजे तक उनको अंदर होना है हॉस्टल के। बट अगर बॉयज की बात करें तो कोई भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप रात भर बाहर घूम सकते हो, नो इश्यूज। आपके हो जाते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के एंड तक हो जाते हैं। फिफ्थ सेमेस्टर के शुरुआत में आपके शुरू होते हैं प्लेसमेंट सेशन, और फिफ्थ सेमेस्टर कंप्लीट होते होते आपका हो जाता है। और 6th सेमेस्टर यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर है
वो आप रिस्पेक्टिव कंपनी में बताते हो और उसके बाद आप आके एग्जाम देके अपनी डिग्री देते हो और फिर परमानेंट आप ओके। कॉलेज इसके ओवर हो अलावा जाता है ओके, आपका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कौन सा स्टूडेंट मतलब कौन सा हॉस्टल अलॉट होता है एमसीए स्टूडेंट्स को, एंड डू एमसीए स्टूडेंट्स हैव एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? ओके, सो हॉस्टल की अगर बात करूं तो हॉस्टल अलॉट होता है, फिक्स नहीं है कोई, हर साल कभी कभी चेंज हुआ करता है। जैसे कि 2018 वाले बैच को कोई दूसरा हॉस्टल अलॉट हुआ था और 2019 यानी कि जो मेरा बैच था उसको दूसरा हॉस्टल अलॉट हुआ था। सो वो कोई फिक्स नहीं है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम कॉलेज डिसाइड करता है। और दूसरी चीज एक्टिव पार्टिसिपेशन की अगर बात करूं तो एमसीए स्टूडेंट्स के लिए सारे ही जो भी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि आपका जो टेक्निकल इवेंट है एमएनएनआईटी का आविष्कार, जो आपका स्पोर्ट्स फेस्ट है जोश, और जो आपके कल्चरल इवेंट्स हैं जैसे कि कलरव और स्वागत। स्वागत बेसिकली आपका फ्रेशर इवेंट है, जो फ्रेशर्स आते हैं उनके लिए फ्रेशर पार्टी जैसा है, और कलरव आपका जो एनुअल कल्चरल इवेंट होता है एमएनएनआईटी का वो है। तो इन सभी में एमसीए पूरी तरह अलाउड है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है सो वो आप डेफिनेटली शोकेस कर सकते हो, कहीं भी कोई भी रोक टोक नहीं है। एमसीए हो या बीटेक हो या फिर कोई भी अदर ब्रांच हो एमएनएनआईटी की, सारे स्टूडेंट्स की बिल्कुल बराबर एक्टिव पार्टिसिपेशन। ओके। राइट। इसके अलावा यार अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम जेएमए? जितेंद्र मिश्रा एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सुनने में आता है कि निकलते हैं, तो आपके एमएनआईटी में कितने हैं स्टूडेंट्स वहां से? आई वुड से अराउंड 30-35 स्टूडेंट्स। ओके, तो व्हाट इज बेटर, एनआईटी भोपाल और एनआईटी इलाहाबाद, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 year एमसीए फ्रॉम नेक्स्ट ईयर? सबसे पहले तो एनआईटी भोपाल या एनआईटी इलाहाबाद, तो डेफिनेटली एनआईटी इलाहाबाद, नो चांस। मतलब कोई ज्यादा सोचना ही नहीं है, एनआईटी इलाहाबाद डेफिनेटली बेटर है। चाहे वो प्लेसमेंट हो या प्लेसमेंट कोई सेकेंडरी ऑप्शन हो नहीं सकता, सेकेंडरी रीजन नहीं हो सकता, शायद प्लेसमेंट एक अपने आप में प्राइमरी रीजन है किसी भी एनआईटी का दूसरे एनआईटी से अगर आप प्रेफरेंस बोल रहे हो। नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020, नेक्स्ट ईयर यानी कि शायद प्रोबेबिलिटी 100% ही होनी चाहिए, बिकॉज हाँ इस साल तो एनआईटी ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है कि 3 साल का एमसीए होने वाला है, बट चूंकि एआईसीटीई और ने 100 ये नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया था कि अब से एमसीए 2 year प्रोग्राम है। तो आई होप कि एनआईटी में 2021 से ये चीज इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए। सो मेरे हिसाब से तो 100% आप पॉसिबिलिटी मानो कि 2021 से 2 साल का ही होने वाला है। ओके। इसके अलावा यार निमसेट की सेल्फ स्टडी टिप्स के बारे में आप बताओ कि हम पूरा सिलेबस कवर कर पाए। सेल्फ स्टडी की ओके, तो सेल्फ स्टडी की अगर बात करूं तो 2 टाइप है। अगर आपका मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा मैथ्स पुअर है, देन आई वुड से सेल्फ स्टडी आपके लिए सही नहीं रहेगा। आपको किसी का भी जरूरी नहीं है कोई बड़ी इनसेट कोचिंग ही आप पकड़ो, कहीं से भी आप गाइडेंस ले सकते हो, नियर बाय गाइडेंस। और अगर आपके कॉन्सेप्ट ओके ओके हैं देन आई वुड से आप कुछ बुक्स पकड़ लो और उनको पूरी तरह से फॉलो करो। बुक्स में अगर मैं यहाँ पे बुक्स में मेरे लिए जो प्रेफरेंस थी वो आर.डी. शर्मा थी, और रीजनिंग और एप्टीट्यूड मेरे लिए बी.एस. सिजवाली और आर.एस. अग्रवाल बेसिकली। और इंग्लिश का एज सच कोई डिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप एंटोनियम सिनोनियम्स या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो, नहीं तो आप ये कुछ बुक्स फॉलो करो और इनको फेथफुली फॉलो करो। मतलब ये मत करना कि 2 महीने कोई एक बुक चलाई उसके बाद वो दूसरी बुक करने लगे। एक बुक करो बट उसको एक तरह से फेथफुली और पूरे फेथ के साथ फॉलो करो, तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से भी निमसेट इजीली क्रैक किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोचिंग नहीं होगी तो निमसेट नहीं क्रैक कर सकते हम। ओके, क्वेश्चन मेरा आपसे यार ये रहेगा कि व्हेन डिड यू स्टार्ट योर एमसीए प्रिपरेशन एंड मटेरियल्स दैट यू फॉलोड, आल्सो योर टाइम टेबल। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ से आप बता दो। ओके, मैंने अपनी एमसीए प्रिपरेशन शुरू की थी और जुलाई 2018 में मेरे को पेपर देना था निमसेट 2019 जो कि होता है मई में। तो जुलाई 2018 में निमसेट की प्रिपरेशन शुरू करी थी। और मटेरियल शायद मैंने भी पहले जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में बोल ही दिया था कि मैथ्स की कौन सी बुक और रीजनिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश के बारे में। और टाइम टेबल एज सच मैंने कोई स्ट्रिक्ट टाइम टेबल नहीं फॉलो किया। जब भी एक मेरा ये था कि अगर मुझे इतना पढ़ना है दिन में तो उतना पढ़ना है। तो आप मतलब टाइम टेबल भले आपका फॉलो ना हो बट आपका टारगेट पूरा होना चाहिए कि अगर इतनी चीजें कंप्लीट करनी है तो वो कंप्लीट करनी है, तो चाहे वो कैसे भी। तो टाइम टेबल वाला इंसान मैं शायद नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो यार आपको
क्लियर हो गया होगा कि इन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन करी थी और कब करी थी। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि यार आर वी अलाउड टू लिव आउटसाइड द कैंपस? ओके, डेफिनेटली आप डे स्कॉलर बन सकते हो। आप कहीं बाहर रहना चाहते हो तो आप डे स्कॉलर के रूप में आप एनरोल होगे और फिर आप डेफिनेटली बाहर रह सकते हो डे स्कॉलर्स। तो देन आप डे स्कॉलर कहलाओगे और आप कॉलेज की सारी एक्टिविटीज अटेंड करोगे और आप बाहर बिल्कुल रह सकते हो, बिल्कुल। नो इश्यूज। ओके, तो यार इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि 12th क्लास और जो बीसीए या फिर बीएससी जिसे हम कहते हैं, उसकी परसेंटेज मैटर करती है प्लेसमेंट के लिए इन एमएनएनआईटी? ओके, दैट डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनीज होती हैं जो शायद 11 10th और 12th के परसेंटेज भी कुछ बाउंडेशन लगा देती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं जो कोई बाउंडेशन नहीं लगा सकती। सो एज सच कोई स्पेसिफिक आंसर इसका नहीं हो सकता। ये कंपनी पे इवेंचुअली डिपेंड करेगा, बट जनरली जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो ग्रेजुएशन या 10th-12th पे कुछ खास फोकस नहीं करेंगी। बेसिक है और बाकी आपका जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट और इंटरव्यू से होगा। ऐसा कोई बात नहीं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ इज कोडिंग एनवायरनमेंट एट एनआईटी, योर एनआईटी? ओके, सो कोडिंग एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे मैं सीनियर्स का रोल का बोलूँगा कि सीनियर्स काफ़ी सपोर्टिव हैं। आपका जो भी सीनियर्स जो बेसिकली जो प्लेस्ड हो चुके होते हैं या जिनकी इंटर्नशिप लग चुकी होती हैं, तो वो आपको टाइम निकाल कर पढ़ाते हैं जूनियर्स को। अगर एमसीए की बात करूँ, और जनरल भी एक कोडिंग क्लब चलता है जहाँ पर बीटेक के या फिर ऑल ओवर एमएनएनआईटी जितने भी सीएस ब्रांच के प्लेस्ड स्टूडेंट्स हैं जो अचीव कर चुके हैं कुछ, वो अपने जूनियर्स को गाइड करते हैं अदर फील्ड्स में, ताकि उनको किसी भी तरह का कोई इशू ना हो। और बाकी कोडिंग के लिए हर जनरली वीकली सीनियर्स टेस्ट कंडक्ट कराते रहते हैं ताकि आपका कोडिंग का टच बना रहे, और काफी सपोर्टिव है। सो आई वुड से कोडिंग एनवायरनमेंट इज गुड एट एमएनआईटी। ओके, इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि यार प्लीज आस्क what basic knowledge and skill one should have to acquire in order to survive in the college? आई वुड से बेसिक नॉलेज स्किल अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं का मतलब है निमसेट अगर निकाल के आए हो तो मैथमेटिक्स के तो आपके कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने जो इतना महसूस किया है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग इवेंचुअली मैथ्स ही है एक तरीके से। अगर आपकी मैथ्स स्ट्रांग है तो आपका लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग है और आपको बस लैंग्वेज का सिंटैक्स सीखना है और आप उस कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर आप निमसेट निकाल के लाए हो तो एटलीस्ट आपके पास मैथ्स तो है ही। और टेक्निकल नॉलेज अगर आपके पास जीरो भी है तो अभी 3 साल की एमसीए जो अभी इस साल है, अगर उसके हिसाब से देखें तो यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग फ्रॉम बिफोर। बट अगर 2 साल का एमसीए हो जाता है देन चैलेंज होंगे थोड़ा सा बीएससी स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि फिर चीजें थोड़ी फास्ट चलेंगी। देन आई वुड सजेस्ट कि निमसेट के बाद जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें आप थोड़ा कोडिंग वगैरह देख सकते हो ताकि आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो कॉलेज में आने के बाद और आप इजीली सर्वाइव कर पाओ। बिल्कुल। ओके, आई होप कि यार अब तक आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये है कि यार बीएससी मैंने कर रखी है, उसके बाद 2 साल का गैप है, क्या मेरी प्लेसमेंट में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप केपेबल हो, एमसीए में आने के बाद आपने अच्छी मेहनत करी है, टेक्निकल स्किल्स एक्वायर करी हैं और इवेंचुअली कंपनी के इंटरव्यू राउंड तक आप पहुंचे हो, तो एज सच कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट येस, इंटरव्यू में आपसे एक क्वेश्चन हो सकता है कि आपका ये 2 साल का गैप है, तो आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए उसको जस्टिफाई करने के लिए कि आपका गैप क्यों था। और अगर आप वो कर पाते हो तो आई डोंट थिंक इट वुड मैटर मच। बिल्कुल, आपको जस्टिफाई करना होगा कि आपने 2 ईयर का गैप क्यों लिया था। इसके अलावा यार आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बढ़िया है या आरडी शर्मा सब्जेक्टिव? आई वुड से आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव, बिकॉज उसमें सारे क्वेश्चंस आईआईटी जेईई मेन से लेकर एडवांस लेवल तक के हैं। अगर वो आप सॉल्व कर लेते हो, या फिर मैं कहूँगा एडवांस लेवल आप सपोज नहीं भी हो रहे हैं आपसे, अगर उसको आप 70-80% भी सॉल्व कर लेते हो, तो आई वुड से इट वुड बी मोर देन एनफ फॉर एमसीए। ओके, इसके अलावा यार एमसीए 2 साल का प्रोग्राम हो जाता है, तो जो नॉन सीएस स्टूडेंट हैं, जो नॉन कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन होगी? सजेशन यहाँ पहले भी मैंने बोला कि अगर हो सके तो आप थोड़ा सा कोडिंग वगैरह या फिर बोलूँ तो टेक्निकल्स थोड़े से देखना शुरू कर सकते हो फाइनल ईयर में अगर आपके पास टाइम है। नहीं तो बेस्ट टाइम आपके पास रहेगा जो निमसेट का रिजल्ट आने के बाद और कॉलेज ज्वाइन करने से पहले, जो आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय रहता है। उसमें जनरली लोग सेलिब्रेट करते हैं कि मेरा कॉलेज में हो गया या फिर मैंने निमसेट निकाल दिया। तो वो सेलिब्रेशन कम करके थोड़ा सा अगर टेक्निकल नॉलेज एक्वायर करने पे समय बिताया जाए तो आई थिंक चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। बिल्कुल।
तो यार यही थे अभी तक के हमारे सारे क्वेश्चन। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो सबसे पहले यार मैं थैंक यू करना चाहूँगा यार प्रियांशु का, कि यार उन्होंने सारे आपके डाउट्स क्लियर करे और अपना वैल्यूएबल टाइम से आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए उन्होंने इस लाइव मतलब जो रिकॉर्डेड सेशन है वहाँ पर वो आए और सारे क्वेश्चंस का सही से आंसर दिया। सो थैंक यू सो मच। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर देना। एंड आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।